लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज लॉ के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। खैर मकदम, वेलकम। आज फिर एक पेचीदा लीगल और संवैधानिक मुद्दे पे बात होगी, और वो बात होगी जो डिफरेंट टीवी चैनल्स पे और अखबार में जो बहुत से आर्टिकल्स आए हैं उनमें नहीं आ पा रही। इस मेरी सीरीज का मकसद ही ये है कि हम वो अवेयरनेस क्रिएट करें जिसमें सही तरीके से कॉम्प्लिकेटेड लीगल इश्यूज को समझा जा सके। कितनी स्टेट से हर कुछ महीनों बाद ये खबर आती है कि आज वहाँ की सरकार ने कुछ नई पोस्ट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से बाहर कर दी। कुछ स्टेट्स में तो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज ही बना दिए, और फिर वहाँ की हाई कोर्ट्स ने उसे स्ट्राइक डाउन किया। तेलंगाना में, वेस्ट बंगाल में, आसाम में। आज की डेट में भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आम आदमी पार्टी के 20 एमएलएस के सर पर तलवार लटक रही है डिस्क्वालिफिकेशन की, देश में 100 से ज़्यादा इस तरीके के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज डिफरेंट स्टेट्स में काम कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में जहां बीजेपी की ही सरकार है, 31 लोग पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की पोस्ट पे हैं। अब वहां पे फैसला भी हो चुका है गुवाहाटी हाई कोर्ट का, लेकिन उसको अभी इंप्लीमेंट नहीं किया गया। सवाल ये है कि हम ये समझें कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है, और क्यों हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है तो वो पार्लियामेंट का मेंबर या स्टेट असेंबली का मेंबर नहीं हो सकता। और क्या जिस उद्देश्य से हमने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के कंसेप्ट को अपने संविधान में इनकॉर्पोरेट किया है, क्या वो पर्पस हल हुआ है? अब आप देखिए कि ये इंग्लैंड में तो 1700 से ये बात चल रही है, लेकिन 1919 तक वहां पे ये था कि मिनिस्टर जो है वो मेंबर नहीं होगा हाउस ऑफ कॉमन्स का। और फिर उनके यहां जो लॉ बना, उस लॉ में साफ तौर से ये बात आई कि अगर आप जजेस हैं, अगर आप सिविल सर्वेंट हैं, अगर आप आर्म फोर्सेस के मेंबर हैं, अगर आप स्पिरिचुअल लॉर्ड हैं, स्पिरिचुअल लॉर्ड होते हैं 21 जो कि बिशप्स हैं एंग्लिकन चर्च के, क्लर्जी हैं, और जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर होते हैं, तब फिर आप हाउस ऑफ कॉमन्स की मेंबरशिप रिटेन नहीं कर सकते। हिंदुस्तान में और अमेरिका में संविधान में साफ तौर से कहा गया कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो आपकी मेंबरशिप के दौरान क्रिएट हुआ या जिसकी सैलरी और इमोलुमेंट्स आपने बढ़ाए, आप उस पोस्ट को नहीं ले सकते। तो इसका एक लॉजिक है। क्या वो लॉजिक भारत के लिए रेलिवेंट है? अब हमारे संविधान में जो अनुच्छेद है 102 पार्लियामेंट के बारे में, और इसी तरीके का प्रावधान है राज्यों के बारे में, उसमें हमने ये कहा कि कोई भी व्यक्ति जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा पार्लियामेंट की मेंबरशिप से या असेंबली की मेंबरशिप से। लेकिन पार्लियामेंट लॉ बना के जिस ऑफिस को चाहे एग्जाम कर दे, स्टेट असेंबली लॉ बना के जिस ऑफिस को चाहे एग्जाम कर दे, तो एक बहुत वाइड पावर है और उस पावर को एक्सरसाइज किया गया है। हजारों सैकड़ों पोस्ट उससे बाहर कर दी गई हैं और उनमें कोई एक यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं है। तो अब आइए इस मुद्दे पे खास तौर से पहले आम आदमी वाली की बात करेंगे और फिर इस पूरे रैशनल को समझेंगे। 2015 में आम आदमी पार्टी जीत के आ गई, बहुत बड़ी मैसिव मेजॉरिटी मिली। अब 91 संविधान संशोधन के बाद 15% से ज्यादा को आप मंत्री नहीं बना सकते, लेकिन जो रूलिंग पार्टी के एमएलए होते हैं या रूलिंग पार्टी के एमपी होते हैं, उनको सरकार को इंगेज रखने के लिए, अकोमोडेट करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। इसलिए उनको इस तरीके की पोजीशंस ऑफ पावर दे दी जाती हैं। तो इन्होंने दिल्ली में
पहले अपॉइंट कर लिया, उसके बाद इन्हें एहसास हुआ कि जो लॉ था दिल्ली का वो ये कहता था कि मुख्यमंत्री जो है वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रख सकता है, तो इन्होंने उसको अमेंड किया कि और मिनिस्टर्स भी रखेंगे, और फिर बाद में लॉ बनाया। अपॉइंटमेंट पहले कर लिया, लॉ बाद में बनाया। जब वो लॉ राष्ट्रपति के पास गया तो राष्ट्रपति ने उसे सिग्नेचर करने से इनकार कर दिया। मेरे हिसाब से यह प्रणब मुखर्जी का गलत फैसला था, और बहुत से दिल्ली के बिल, तकरीबन 11-12 बिल इस तरीके से गए राष्ट्रपति के सामने और राष्ट्रपति ने उनको साइन नहीं किया, जिससे बिल्कुल साफ लगता है कि केंद्र सरकार और दिल्ली की सरकार में बहुत अच्छे रिश्ते नहीं हैं। देखिए, मीडिया में भी यह बात आई कि रिट्रोस्पेक्टिव लॉ बना दिया, अपॉइंटमेंट पहले हुआ, लॉ बाद में हुआ। पार्लियामेंट को और स्टेट असेंबली को रिट्रोस्पेक्टिव लॉ बनाने की पावर है, क्रिमिनल लॉ रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता है। तो राजस्थान में इसी तरह का लॉ बना, वो रिट्रोस्पेक्टिव था और न्यायालय ने उसे अपहोल्ड किया। 2006 में यूपीए ने इसी तरीके का अमेंडमेंट किया इसमें, डिस्क्वालिफिकेशन वाले लॉ में, और तकरीबन 55-56 पोजीशंस जो हैं वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की डेफिनेशन से बाहर कर दी। वो लॉ भी एक रिट्रोस्पेक्टिव लॉ था, और 2006 में लॉ बन रहा है और उस लॉ को लागू किया गया 4 अप्रैल 1959 से। इतना पुराना रिट्रोस्पेक्टिव कर दिया। इसलिए आपके केस में रिट्रोस्पेक्टिव लॉ का मुद्दा मेरे हिसाब से नहीं है। दूसरी चीज, जब दिल्ली हाई कोर्ट में इस मैटर को चैलेंज किया गया तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि क्योंकि गवर्नर ने इस पे साइन नहीं किए थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, इसलिए इन नियुक्तियों को निरस्त किया जाता है। इस बीच मैटर राष्ट्रपति से इलेक्शन कमीशन के पास आ गया, क्योंकि संविधान में यह लिखा है कि कोई एमपी या एमएलए डिस्क्वालीफाई हुआ, यह बात राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे, और राष्ट्रपति कैबिनेट की एडवाइस पे डिसाइड नहीं करेंगे बल्कि इलेक्शन कमीशन की एडवाइस पे डिसाइड करेंगे। और इलेक्शन कमीशन जो भी राय देगा राष्ट्रपति पे वो बाध्य होगी, राष्ट्रपति को उसको पे कोई उस राय के खिलाफ जाने का अधिकार नहीं। तो आप अभी इलेक्शन कमीशन के सामने ये आर्गू कर रहा था कि अब ये केस इनफ्रैक्चुअस हो गया क्योंकि हाई कोर्ट ने हमारा अपॉइंटमेंट ही वॉइड एब इनिशियो कर दिया, यानी पहले दिन से, जिस दिन से अपॉइंटमेंट हुआ उस दिन से अपॉइंटमेंट खत्म हो गया। तो जब अपॉइंटमेंट है ही नहीं, कभी था ही नहीं हाई कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से, क्या उस अपॉइंटमेंट के बिना पे किसी को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबरशिप से? जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उन्होंने इस मैटर को सुना नहीं, दूसरे जो थे उन्होंने कहा भाई मैं इसे सुनूंगा नहीं। तो सिर्फ हमारे जो अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने इस पे कुछ कार्रवाई की, और अब उन्होंने इस पे अचानक अपनी रिकमेंडेशन राष्ट्रपति जी को दे दी है। और क्योंकि वो एक दिन में रिटायर कर रहे हैं, इसलिए आप इस बात पे बहुत हंगामा काटे हुए हैं कि शायद ये किसी पॉलिटिकल मोटिव से ये एडवाइस दी गई है। मैं इस एडवाइस में नहीं जाना चाहता। इलेक्शन कमीशन ने सही किया या गलत किया, हियरिंग देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी, आप सही है या सरकार सही है, मैं इनमें से किसी मुद्दे पे नहीं जाना चाहता। आज मैं ये मुद्दा डिस्कस करना चाहता हूं लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज के माध्यम से कि क्यों आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बिना पे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से या एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से उसकी मेंबरशिप छीन लेते हैं। देखिए, इस पूरे लॉ का फलसफा ये है, रैशनली ये है कि भाई हम ये चाहते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर्स हो, यानी जो लोग लॉ बनाते हैं वो सरकार से इंडिपेंडेंट हो जाएं। अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्सेप्ट कर लिया जिसमें उसे कुछ पर्क्स मिल रहे हैं, तो फिर वो सरकार से किसी तरीके से उसकी मुखालफत नहीं कर पाएगा, उससे प्रश्न नहीं पूछ पाएगा, आजादी से अपना ओपिनियन सरकार के विरुद्ध नहीं रख पाएगा।
ये बात सही है कि अगर सरकार कुछ फेवर कर देती है तो साइकोलॉजिकली हम लोग फिर सरकार के विरुद्ध नहीं जाते। देखिए, एनएजेसी के जजमेंट में चीफ जस्टिस जेएस कहर ने, उस जमाने में तो वो चीफ जस्टिस नहीं थे, जस्टिस के जेएस कहर ने बड़ी अच्छी बात लिखी कि जजेस के अपॉइंटमेंट में सरकार का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, इसलिए क्योंकि इतने छोटे से मसले में कि क्या सरकार ने उन्हें अच्छा घर दे दिया, जजेस साइकोलॉजिकली सरकार से इन्फ्लुएंस फील करते हैं, और क्योंकि सरकार ज्यादातर केसेस में लिटिगेंट होती है तो वो फिर सरकार के विरुद्ध फैसला नहीं देंगे। तो ये रैशनल सही है कि अगर आपने सरकार से कोई फेवर ले लिया तो आप किस मुंह से सरकार के खिलाफ बोलेंगे। लेकिन ये सेपरेशन ऑफ पावर्स कि विधायिका अलग होगी, लेजिस्लेचर अलग होगी, मुकन्नना अलग होगी, एग्जीक्यूटिव अलग होगी, सरकार अलग होगी, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में पॉसिबल है, जैसे कि अमेरिका में, और वहां पे भी पूरी तरह पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर्स है अमेरिका में विद चेक्स एंड बैलेंसेस। कंप्लीट सेपरेशन पॉसिबल ही नहीं है, मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी के बारे में जब जिक्र होता है। लेकिन हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अपनाई, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हमारे यहां हमने ये रूल बनाया कि कोई भी आदमी मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर हो ही नहीं सकता अगर वो लेजिस्लेटर नहीं है, और अगर ऐसा कोई व्यक्ति बन गया है तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर मेंबर बनना पड़ेगा पार्लियामेंट का या असेंबली का। तो फिर हमने एक एग्जेम्पशन क्लॉज इंक्लूड करने शुरू कर दिए कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा और ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा, और ये लिस्ट जो है बढ़ती ही चली जा रही है। अगर आप ये देखें कि इसमें हमने क्या क्या चीजें एक्सक्लूड कर दी, तो हमने कहा कि साहब चीफ विप, लीडर ऑफ अपोजिशन, चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, चेयरमैन ऑफ माइनॉरिटीज कमीशन, चेयरमैन ऑफ विमेन कमीशन, हमने कह दिया वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बाहर, इरिगेशन एंड फूड कंट्रोल कमीशन यूपी बाहर, हज कमेटी बाहर, नेफेड बाहर, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी बाहर, दलित सेना बाहर, मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन बाहर, डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन बाहर, वक्फ बोर्ड बाहर, टेम्पल ट्रस्ट बाहर, और बहुत सी कॉरपोरेशंस, कमीशंस और बोर्ड इसके परव्यू में नहीं आएंगे। इसका मतलब उन लोगों की मेंबरशिप नहीं जाएगी। अब अगर इतने लोगों की मेंबरशिप नहीं जा रही तो जिन्हें पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना दिया गया और जिनके अपॉइंटमेंट ऑर्डर में लिखा हुआ था कि उनको सैलरी नहीं मिलेगी, क्यों उनकी मेंबरशिप जाए। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हमने एक तो अपॉइंटमेंट में भी साफ तौर से लिखा कि इनको कोई सैलरी नहीं मिलेगी, इन्होंने एक भी पैसा किसी पर्क का ड्रॉ नहीं किया। संविधान में, हमारे लॉ में, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में यह लिखा हुआ है कि अगर आपने सैलरी नहीं ली और कोई कंपनसेटरी अलाउंस लिया, अगर आपने आउट ऑफ पॉकेट कुछ एक्सपेंसेस ले लिए, तो आपकी मेंबरशिप नहीं जाएगी। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट की भी इसमें बड़ी नाइंसाफी रही और उनके भी व्यू में इनकंसिस्टेंसी है। जैसे कभी कोर्ट ने कहा कि पैसे लिए या नहीं लिए जया बच्चन के केस में, यह अहम नहीं है, बल्कि अहम यह है कि क्या पैसे ले सकते थे। कहीं पे यह कह दिया शिबू सोरेन के केस में कि आप कुछ भी नाम दे दें उसको कि सैलरी नहीं है, लेकिन कोई भी नाम आप देंगे, अगर कोई पैसे का लेन देन है तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से हिट हो जाएगा। इस केस में ऑनरेरियम कह दिया गया था उसको। और फिर अभी लेटेस्ट 2014 के केस में केरला हज कमेटी के मैटर में उन्होंने कह दिया टीए एंड डीए ले लिया अगर, तो उससे आपकी मेंबरशिप खत्म नहीं होगी। आप जो है वो अपना पूरा केस बिल्डअप कर रहा है इस केरला वाले केस पे। लेकिन मैं आपको उसी मुद्दे की तरफ लाना चाहता हूं जो फंडामेंटल है और जिस पे बात नहीं हो रही, कि क्या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, पहली बात, पार्लियामेंट के मेंबर सरकार से इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, जबकि सरकार उसी की बनेगी जिसकी मेजॉरिटी होगी पार्लियामेंट में।
यानी जब तक आपकी मेजॉरिटी नहीं है लोकसभा में, आप सरकार नहीं बना सकते। और जिस दिन आपकी मेजॉरिटी कम हो गई, आपने लूज कर दी, उस दिन सरकार गिर जाएगी, अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाएगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाएगा। दूसरी चीज, आप ये शर्त से किसको हिट कर रहे हैं? सरकार कभी भी कोई पोजीशन अपोजिशन के एमपी के लिए तो क्रिएट नहीं करेगी। ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी आपने कांग्रेस और बीजेपी के लिए तो नहीं बनाए। यानी आमतौर से सरकारें इस तरीके की जो पोजीशंस क्रिएट करती हैं, वो अपनी पार्टी के एमएलए, अपनी पार्टी के एमपी के लिए करती हैं। तो रूलिंग पार्टी का जो एमपी है, अगर उसको इस तरीके की कोई पोजीशन दे दी जाए और उसमें सैलरी ना हो और सिर्फ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस हो, तो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी चीज, जो बड़ी चीज मैं कह रहा हूं आज, कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पहली एक्सपेक्टेशन के पार्लियामेंट सरकार को कंट्रोल करे, यह अपने आप में गलत है। सरकार पार्लियामेंट को कंट्रोल करती है क्योंकि सरकार की मेजॉरिटी है। आपको मालूम है, जब गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड बिल ही पास होते हैं पार्लियामेंट में, प्राइवेट मेंबर बिल कभी पास नहीं होते। एक दो एक्सेप्शन हो, जैसे अभी ट्रांसजेंडर बिल पास हो गया था, उसे भी सरकार ने जो है किसी तरीके से कह दिया कि हम अपना बिल लाएंगे, और जो बिल लाए वो नाकिस था। 2-3 बस इंस्टेंसेस हैं इस तरह के। दूसरी चीज, सरकार के जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर सरकार विप जारी कर सकती है, हर पार्टी जारी कर सकती है कि उसका मेंबर जो है वो पार्टी लाइन के अलावा ना वोट देंगे ना बोलेंगे। और अगर वो बोलेंगे या वोट देंगे तो 10th शेड्यूल 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हिसाब से उनकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। तो वो जो लेजिस्लेटिव प्रिविलेज पार्लियामेंट ने क्रिएट की थी कि पार्लियामेंटेरियंस को एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी हाउस में बोलने की, वो तो वैसे ही खत्म कर दी हमने। अब आइए इस मुद्दे पे कि रूलिंग पार्टी का एमएलए एमपी से ये एक्सपेक्ट करना कि अगर उसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं मिला तो वो अपनी सरकार के खिलाफ डिबेट में बोलेगा, वो सरकार से डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछेगा, वो प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर को चैलेंज करेगा, ये नामुमकिन है, ये अनरियलिस्टिक है। इसलिए मेरा सुझाव ये है कि या तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में हम ये कहें कि पावर एंड पोजीशन, क्योंकि लोग ये पोजीशंस क्यों दी जाती हैं, अकोमोडेट करने के लिए। अब तो लाल बत्ती भी नहीं मिलती, लेकिन फिर भी कुछ रुतबा हो, कुछ लोगों को दिखाने के लिए हो कि हमारी भी कुछ से है। तो लीजिए, आनन फानन में राष्ट्रपति महोदय का निर्णय भी आ चुका है। अब 120 पेज का हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिला के इलेक्शन कमीशन ने ओपिनियन भेजा है। आप कह रही थी कि ये सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ही सुना, लेकिन इस पे तीनों इलेक्शन कमिश्नर, दोनों इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी तीनों ने हस्ताक्षर किए हैं। इसका मतलब ये यूनानिमस ओपिनियन है। कुछ जल्दी खास ज्यादा नहीं लगती इसमें। शनिचर के दिन ओपिनियन जाता है राष्ट्रपति को, संडे के दिन उस पर फैसला हो जाता है, और संडे के ही दिन उसका गजट में नोटिफिकेशन हो जाता है। अब मैं लॉ का स्टूडेंट हूं, अजीब लगता है मुझे। 1978 में 44वां संविधान का अमेंडमेंट हुआ, आज तक नोटिफाई नहीं हुआ। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में इंडस्ट्री की डेफिनेशन 1982 में अमेंड हुई, आज तक नोटिफाई नहीं हुई। तो कुछ ना कुछ तो इसमें लगता है कि बहुत तेजी से काम हुआ है। अब देखिए, कमीशन ने अपनी इतनी लंबी राय में जो मुझे लगता है एक बड़ा ऑथेंटिक ओपिनियन है, जिसको आपको चैलेंज करने में दिल्ली हाई कोर्ट में अच्छी मुश्किल पड़ेगी, उसमें मुझे लगता है कमीशन को बहुत अच्छा एक्सपर्ट लीगल इनपुट्स मिले हैं। लेकिन क्या बातें हो रही हैं, क्यों मेंबरशिप डिनाई की जा रही है कि साहब इनके लिए ऑफिस स्पेस का अरेंजमेंट किया और ऑफिस को रिनोवेट करने में कुछ पैसा खर्च हो गया, इसलिए ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है।
कि साहब कुछ सोफे खरीदे गए और कुछ फर्नीचर, इन लोगों ने कुछ मीटिंग अटेंड कर ली, कि कुछ कॉन्फ्रेंस अटेंड कर ली, कोई जन सुनवाई में शामिल हो गए। जय बच्चन के केस पे इलेक्शन कमीशन ने रिलाई किया और कहा पैसा मिला या ना मिला ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या रिसीवेबल था। फिर बात की उन्होंने कि अपॉइंटमेंट किया दिल्ली गवर्नमेंट ने, रिमूवल कर सकती थी दिल्ली गवर्नमेंट, क्योंकि जो अपॉइंट करता है उसे रिमूवल की पावर भी होती है। ओथ ली इन्होंने, इसका मतलब ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट था। और एक खास बात जो इलेक्शन कमीशन ने कही, जो आप अब तक कहता आ रहा था कि साहब दिल्ली हाई कोर्ट ने उनका अपॉइंटमेंट वाइड एब इनिशियो कर दिया था। अब कमीशन ने अपने ओपिनियन में लिखा है कि वाइड एब इनिशियो नहीं किया, बल्कि सिर्फ सेट असाइड किया। और कमीशन ने यह बात भी कही कि अपॉइंटमेंट सेट असाइड हुआ उस डेट से जिस डेट में वो जजमेंट आया, और जो पोस्ट क्रिएशन था उसको खत्म नहीं किया गया। तो क्या कोई पोस्ट क्रिएट हुई थी, इस मुद्दे को भी उन्होंने उठाया। और यह भी उन्होंने अपने पैराग्राफ 67 और 71 में कहा कि ये जितनी भी चीजें की गई, जो काम इनको दिए गए, वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव इन नेचर नहीं थे, बल्कि ये खुद एग्जीक्यूटिव बन गए थे, ये गवर्नमेंट का हिस्सा बन गए थे। इसलिए इनकी सदस्यता समाप्त करने की सिफारिश की गई कमीशन द्वारा। एक चीज मुझे जरा सा खटक रही है कि कमीशन ने इतनी हियरिंग की इस केस में जिनकी सारी डेट्स दी हुई हैं, यानी क्या पेटिशन मेंटेनेबल है या ना मेंटेनेबल नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद 5 दिन इस पे हियरिंग हुई, तो फिर कमीशन ने मेन आर्गुमेंट पे हियरिंग क्यों नहीं होने दी, मेरिट्स ऑफ द केस पे हियरिंग क्यों नहीं होने दी, उस पे सिर्फ रिटन आर्गुमेंट्स को ही क्यों कमीशन ने कहा कि अगर आप रिटन आर्गुमेंट्स दे दें और अगर आप नहीं दे देंगे तो इसका मतलब आपको कुछ कहने के लिए नहीं है और हम फैसला देंगे। इससे कहीं एक डाउट इंपार्शियलिटी का और इंडिपेंडेंस का उठता है, क्योंकि ओरल आर्गुमेंट्स देने, पेटिशनर को क्रॉस एग्जामिन करने की अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, इससे प्रश्न चिन्ह लगता है इलेक्शन कमीशन पे। तो इस पूरे मामले में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले गलती लेफ्टिनेंट गवर्नर ने की, नजीब शाह ने, कि उन्होंने इसको राष्ट्रपति जी के पास भेज दिया ओपिनियन के लिए, जबकि उनको खुद साइन कर देना चाहिए था। राष्ट्रपति जी ने सरकार के कहने पे शायद सिग्नेचर नहीं की, और उसके बाद से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई। इलेक्शन कमीशन भी अगर इसमें पहले फैसला कर लेता तो इतनी, और हियरिंग दे के फैसला करता, तो इतना कोई डाउट उनकी इंटेग्रिटी पे ना उठता। लेकिन मैं आज कहूंगा, ना इलेक्शन कमीशन में हम जाएं कि उन्होंने क्या एडवाइस दी, न राष्ट्रपति जी की आलोचना करें कि उन्होंने क्या फैसला किया, बल्कि इस पूरी अपॉर्चुनिटी को यूज करें यह देखने के लिए कि क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के कंसेप्ट की जरूरत है। क्या इससे जो हम मकसद और लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं कि लेजिस्लेटर इंडिपेंडेंट हो जाए सरकार से, अपनी सरकार से, वो पॉसिबल है। मुझे लगता है वो पॉसिबल नहीं है, और क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के कंसेप्ट को मेरे हिसाब से रीथिंक करना चाहिए, एबॉलिश करने के लिए सोचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।